हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई क्वेश्चन बैंक सीरीज का सेट 35 देखेंगे, जिसमें बीपीएससी टीआरई में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने 34 सेट करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर इन सभी का पीडीएफ फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, चलिए पहला सवाल है, बिहार में बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उजागर हुआ है। बिहार में बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 हुआ था ना, उसके अनुसार बताना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा तथ्य उजागर हुआ है। पहला ऑप्शन दे रखा है उच्च जाति अर्थात अपर कास्ट 15.52%, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अर्थात शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब 21.33% है। पिछड़ी जाति बैकवर्ड कास्ट 63.14% है। एक से अधिक कथन सही है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी टीआरई 3.0 1, 2, 5 के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था। हर क्वेश्चन के नीचे मेंशन किया गया है कि वो किस एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं क्या दे रखा है, अपर कास्ट या फिर उच्च जाति की संख्या। यहाँ पर देखें कुल जनसंख्या का 15.52% है। ये कथन बिल्कुल ही यहाँ पे सही है। ठीक, बी ऑप्शन में है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, ये दोनों मिलकर के कुल जनसंख्या का 21.33% है। ये भी कथन सही है। अलग अलग पूछा जाए तो आप बताएंगे अनुसूचित जाति की संख्या यहाँ पे कुल जनसंख्या का 19.65% है, जबकि शेड्यूल्ड ट्राइब अर्थात अनुसूचित जनजाति की संख्या यहाँ पर कुल जनसंख्या का 1.68% है। इसे आप जोड़ेंगे तो पाएंगे 21.33%, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये भी डेटा सही है। बात करें सी ऑप्शन के बारे में, पिछड़ी जाति अर्थात बैकवर्ड कास्ट 63.4%, ये कथन गलत है। याद रखिएगा पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग ये दोनों मिला करके कुल जनसंख्या का 63.14% बनाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर पिछड़ी जाति कितने हैं, यहाँ पर पिछड़ी जाति की संख्या है 27.12%, जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग की संख्या यहाँ पर है कुल जनसंख्या का 36.01%। जोड़ेंगे इसे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर लगभग, आप देखेंगे 4 2 6 हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6, 63.23 अप्रोक्स से ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पर पिछड़ी जाति की बात हुई है, ठीक है, ना कि दोनों मिला करके। तो याद रखना है बिहार में बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 के अकॉर्डिंग बिहार में पिछड़ा वर्ग कितना परसेंट है, 27% लगभग, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग है 36% लगभग। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कौन सा तथ्य उजागर हुआ है, तो ए भी उजागर हुआ है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर लेके चलेंगे हम लोग। ठीक है, बाकी यहाँ पर डेटा मेंशन किया गया है, ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर धार्मिक जनसांख्यिकी के अंतर्गत यहाँ पे जो सर्वेक्षण हुआ उसके अनुसार यहाँ हिंदुओं की संख्या कितनी है, कुल जनसंख्या का 81.99%, लगभग 82% आबादी हिंदुओं की है, जबकि दूसरे स्थान पर मुस्लिम है, इस्लाम है, जिसकी यहाँ पे संख्या देख सकते हैं 17.70% है कुल जनसंख्या का। ठीक है, ये दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह है बिहार में। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कुल कितने लोग 26 जनवरी 1950 से 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। सवाल है निम्न में से कुल कितने लोग 26 जनवरी 1950 से 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। केवल 23 लोग, केवल 25 लोग, केवल 21 लोग, एक से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर होगा इसका केवल 23 लोग। कुल 23 लोग 26 जनवरी 1950 से 2024 के प्रारंभ तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, और आप लोग को पता होगा कि आज़ादी के बाद बिहार के मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह बने थे, जिनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से लेकर के 31 जनवरी 1961 तक का था। ठीक, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल पूछा गया था, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी, कब हुई थी?
1934 में 1934 में, अच्छा यहाँ पे मंथ भी मेंशन है, जून 1934 में, जुलाई 1934 में, मई 1934 में, एक से अधिक होगा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत ही क्लोज डेटा पूछा गया है। उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं कि इस तरह के एग्जाम में इतना क्लोज डेटा पूछा जाए, तो सोचिए कितना डिफिकल्ट लोगों को पढ़ना होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? 17 मई 1934 को की गई थी। कहाँ की गई थी? पटना में की गई थी। ठीक है, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 17 मई 1934 को पटना में की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर ये देख लीजिएगा, इसके संस्थापक सदस्य कौन थे? जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव। इसका लक्ष्य क्या था? स्वतंत्रता एवं समाजवाद। ठीक ना, तो ये पटना में किया गया था 17 मई, याद रखिएगा 17 मई 1934 को की गई थी इसकी स्थापना। चलिए अगला सवाल क्या है पूछा गया, देख लेते हैं। अगला सवाल पूछा गया है, बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसके लाभ के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया? सवाल पूछा गया था कि बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसके लाभ के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन है खेत मजदूर, शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चे, छोटे कारीगर, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। किस एग्जाम में पूछा गया, यहाँ पे नीचे मेंशन किया गया है। तो इसका सही आंसर है शैक्षिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए। मिशन दक्ष किसके लिए शुरू किया गया था? शैक्षिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए ये शुरू की गई थी। कक्षा 3 से 8 में शैक्षिक रूप से कमजोर बच्चों के लाभ के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया था। ठीक है, मिशन दक्ष का पूरा नाम है ज्ञान और कौशल के लिए गतिशील दृष्टिकोण। ठीक है ना, और इसका इस योजना का उद्देश्य क्या था? कक्षा 3 से 8 के कमजोर छात्रों को विशेष रूप से हिंदी, गणित और अंग्रेजी की कक्षा प्रदान करना। इस कदम के पीछे का विचार बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर को कम करना था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, 1930 में बिहार क्षेत्र के राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण कितनी कमी हुई थी? 1930 में बिहार क्षेत्र के राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण कितनी कमी हुई थी? 20 लाख, 30 लाख, 10 लाख, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आप देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 6 to 8 के एग्जाम में एक सवाल पूछा गया था जो कि पेपर कैंसिल हो गया था। अब इतना डीपली पूछेंगे तो कैंसिल होगा ही एग्जाम। चलिए मजाक कर रहा हूँ। चलिए इसका सही आंसर बताइए क्या होगा, अगर पता है तो कमेंट आप लोग कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है 10 लाख। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन, माफ़ कीजिएगा, 1930 में बिहार क्षेत्र के राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण 10 लाख की कमी दर्ज की गई थी। सी ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, कितना? 10 लाख। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल पूछा गया है, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन वस्त्र एवं चर्म नीति 2022 के अनुसार पेटेंट शुल्क की कितनी राशि तय का अनुदान दिया जाएगा? सवाल था बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 के अनुसार पेटेंट शुल्क की कितनी राशि तक का अनुदान दिया जाएगा? तो इसका भी आंसर होगा 10 लाख। ठीक है, याद रखिएगा, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन वस्त्र एवं चर्म नीति 2022 के अनुसार पेटेंट शुल्क 10 लाख राशि तक अनुदान दिया जाएगा। बिहार में वस्त्र व चर्म उद्योग में निवेश करने के इच्छुक उद्यमियों व निवेशकों को राज्य सरकार 10 करोड़ तक अनुदान देगी। कितना? 10 करोड़ तक। ये भी डेटा याद रखिएगा। अगला सवाल है, पटना जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? सवाल है, पटना जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? 16, 12, 14, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो थोड़ा सा ये आसान सवाल है, पढ़े होंगे आप लोग पटना के बारे में। पटना जिले के अंतर्गत 14 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं और यहाँ पे 2 संसदीय क्षेत्र भी आते हैं। पटना में 14 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं जबकि 2 संसदीय क्षेत्र हैं। ठीक है, और बिहार विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में लगभग यहाँ देखें कितने सीट हैं? 243 निर्वाचन क्षेत्र हैं। कितना? 243 निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो ये भी डेटा याद रखिएगा। अभी तो यहाँ इलेक्शन होने वाले हैं तो हो सकता है यहाँ पे चर्चा है का सवाल है तो करंट अफेयर्स का न्यूज में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा।
और यहाँ पे विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो यहाँ 75 है। विधान परिषद की संख्या कितनी है, 75 है। और बिहार विधानसभा का गठन कब किया गया था, तो 1937 में किया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार विधानसभा का गठन कब किया गया था, तो 1937 में किया गया था। ठीक, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है। बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है। भोजपुर, रोहतास, नालंदा, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देख सकते हैं यहाँ पे दो एग्जाम में पूछा गया सवाल है, वो भी टीआरई में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रोहतास। बिहार में रोहतास जिले में धान का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। और यहीं पर याद रखिएगा, गेहूँ भी, धान हो या गेहूँ हो, या रोहतास में ही सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा डेटा। चलिए, दोनों में डेटा याद रखना है कि चाहे वो गेहूँ हो या फिर धान हो, दोनों के उत्पादन में रोहतास सबसे आगे है। और वही आगे सवाल पूछा भी गया था कि बिहार के किस जिले में गेहूँ का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, रोहतास ही होगा। ठीक है, रोहतास याद रखना है। इसके बाद नंबर आता है कैमूर का और पश्चिम चंपारण, फिर उसके बाद पूर्वी चंपारण। रोहतास नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर कैमूर, तीसरे नंबर पर पश्चिम चंपारण, चौथे नंबर पर है पूर्वी चंपारण। ठीक है ना। चलिए, अगला सवाल है, बिहार के किस जिले में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, पश्चिमी चंपारण। बिहार में प्रमुख गन्ना उत्पादक जिलों में पश्चिमी चंपारण का अग्रणी स्थान है, जहाँ पे आप देखेंगे कि लगभग जो 2021-22 की डेटा है उसके अनुसार यहाँ पे पूरा बिहार का जितना उत्पादन होता है उसका अकेले यहाँ पे 57% यहाँ पे इतना परसेंट यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। कहाँ पर, पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा कि बिहार में चीनी का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम चंपारण जिले में होता है, क्योंकि यह क्षेत्र गन्ने का भी सबसे बड़ा उत्पादक है। गन्ने की अधिकता के कारण पश्चिमी चंपारण और आसपास के क्षेत्रों में चीनी मिलों का भी विकास हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर याद रखना है कि 2021 और 22 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग पूरे बिहार में जितना उत्पादन होता है गन्ना, उसका 57% अकेले कौन उत्पादन करता है, पश्चिमी चंपारण करता है। ठीक है, चलिए, इसके बाद नंबर आता है पूर्वी चंपारण का, उसके बाद गोपालगंज, उसके बाद फिर मुजफ्फरपुर याद रख सकते हैं, इतना डेटा याद रखना चाहे तो। चलिए, अगला सवाल है, पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। 1861 में, 63 में या फिर 65 में। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1863 में। ठीक है, याद रखिएगा पटना कॉलेज की स्थापना 9 जनवरी 1863 को की गई थी। यहाँ पर कला, विज्ञान और कॉमर्स अर्थात वाणिज्य क्षेत्र का पाठ्यक्रम प्रदान किया जाता है, याद रख सकते हैं। चलिए, अगला सवाल है, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका स्टोरी है, पढ़े होंगे आप लोग, है ना। प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, रास बिहारी बोस, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ये घटना कब घटी थी, ये घटना घटी थी 30 अप्रैल 1908 को, है ना। मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुई थी, 30 अप्रैल 1908 को हुई थी, है ना। इसको अंजाम किसने दिया था, तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने दिया था। ठीक है, इसमें जिलाधिकारी किंग्सफोर्ड की जगह लेडी कैनेडी की मृत्यु हो गई थी। मारना किसको था, किंग्सफोर्ड को मारना था, लेकिन उसकी जगह पर किसको तो गोली लग गई थी, लेडी कैनेडी की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद इस अपराध में जिस समय खुदीराम बोस की उम्र कितना था, 17 वर्ष, है ना। 17 वर्ष की आयु में खुदीराम बोस को 11 अगस्त को फांसी दे दी गई थी। 11 अगस्त को खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, जिसमें उसकी उम्र 17 वर्ष थी, याद रख सकते हैं। ठीक है, इसी वर्ष यानी कि 1908 में ही 11 अगस्त 1900 अर्थात 30 अप्रैल को घटना घटी और 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी 17 वर्ष की उम्र में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, खुदीराम बोस। चलिए, अगला सवाल है, इनमें से कौन एक अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे। मौलाना मजहल हक, ठीक है, या फिर मौलाना जफ़र अली खां या मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली। सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अहरार आंदोलन से मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली जो थे ये संबंधित नहीं थे। ठीक है ना, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा,
सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा ध्यान रखिएगा यहाँ पर इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1910 में की गई थी। इसके नेतृत्वकर्ता मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मजरुल हक, मौलाना जफ़र अली खां और हसन इमाम आदि थे। इन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की वकालत की थी। चलिए अगला सवाल है 1832-33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1832-33 के मध्य में कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ये आपको बताना है। नारायण राव, सिंधु और कान्हू, देवे नारायण, यह एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आंदोलन प्रमुख रूप से जनजातीय आंदोलन थी और ये इसे कोल विद्रोह के नाम से लोग जानते हैं, जो कि 1832 और 33 के मध्य में किया गया था और इसका नेतृत्व बुद्ध भगत ने किया था। ठीक है, यह आंदोलन छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था, जो कि फिलहाल झारखंड में है। ठीक है, झारखंड में स्थित है ना छोटा नागपुर क्षेत्र। यह आंदोलन बाहरी लोगों अर्थात जिसे दिकू कहते थे, अंग्रेजों के शोषण का बदला लेने के लिए किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सिद्धू कानू बोलते हैं, सिद्धू भगत ने इसका नेतृत्व किया था कोल विद्रोह का। तो दिए गए विकल्प से कोई भी सही नहीं है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था? सवाल है किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था? 1905, 1907 या 1909? तो याद होगा 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रांत से बिहार और उड़ीसा को अलग करके एक नया प्रांत बनाया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अप्रैल 1936 को पुनः बिहार और उड़ीसा को अलग करके अलग अलग प्रांतों में विभाजन कर दिया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। सवाल क्या था? किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था? तो कब किया गया था? 1912 में। 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रांत से बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया था। आगे चल करके फिर भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अब देखेंगे कि 1 अप्रैल 1936 को पुनः बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया। इसके बाद अब देखेंगे फिर 2000 में 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी डेटा याद रख सकते हैं। सही आंसर है यहाँ पे ई ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ की गई थी? 2008, 2011, 2014, एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा बिहार सरकार ने सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली की कमी के समाधान के रूप में 2008 में सौर सिंचाई के लिए एक योजना बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना को शुरू किया गया था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2008। ठीक है, बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 2008 में की गई थी। अगला सवाल पूछा गया था बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है? बताना है कि बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है। सभी को पता होगा कोसी नदी। कोसी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है और ये बिहार का शोक नदी भी कहलाती है। बाकी इसका उद्गम कहाँ से होता है आप लोगों को पता होगा, गोसाई स्थान नेपाल से होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है बिहार में 1857 की क्रांति को किसने नेतृत्व दिया था? बिहार में 1857 की क्रांति को किसने नेतृत्व दिया था? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहेब, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद होगा बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? कुंवर सिंह। अर्थात यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखिएगा यहाँ पे वे जगदीशपुर के शाही उज्जैनिया अर्थात पंवार राजपूत घराने से थे, जो वर्तमान में बिहार के भोजपुर जिले के हिस्सा है। 23 अप्रैल 1858 का जगदीशपुर के पास लड़ी गई अपनी आखिरी लड़ाई में उन्होंने ईस्ट इंडिया के नियंत्रण वाली सेना को पूरी तरह से परास्त किया था। इनका देहांत कब हो गया था? 26 यहाँ पे 26 ये अप्रैल होना चाहिए था, 26 अप्रैल। ठीक है, 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था? किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था? जैसा कि हमने ऊपर ही बताया। ठीक है, 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन।
अगला सवाल है, बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया। बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया था। ऑप्शन दे रखा है राजकुमार शुक्ल, नामदार खां, कुंवर सिंह, एक सदीक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। क्या हो जाएगा, कुंवर सिंह बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में कुंवर सिंह ने नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक है, चलिए, और ये लाइन याद रखिएगा, है ना। भारत सरकार द्वारा इनके सम्मान में 23 अप्रैल 1966 को एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था। तो हो सकता है यहाँ से भी सवाल पूछा जाए, याद रख सकते हैं। चलिए, अगला सवाल है, बिहार के किस वामपंथी नेता के बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया गया, नाम बताइए। बिहार के किस वामपंथी नेता के बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया गया था, नाम बताना है। उसका नाम क्या था, बधवाराम, कार्यानंद शर्मा, पीसी जोशी, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा कार्यानंद शर्मा, अर्थात बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बिहार के कार्यानंद शर्मा को वामपंथी नेता के बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया गया था। ठीक, और ये कब की बात है, ये है, देखिएगा ध्यान से, 4 मार्च 1928 की पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की स्थापना की तथा 1929 में सोनपुर मेला में आयोजित सभा में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई। स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष एवं श्री कृष्ण सिंह सचिव बने। अधुनंदन शर्मा, पंचानंद शर्मा, राहुल संकृत्यान तथा कार्यानंद शर्मा जैसे वामपंथी नेताओं द्वारा इस संस्था को बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रिय प्रदान की थी। ठीक है, तो याद रखा जाना चाहिए यहाँ पे कि बिहार के किस वामपंथी नेता के बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया किसने था, है ना। बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाने का काम किसने किया था, तो ये कार्यानंद शर्मा ने किया था। ठीक, चलिए, अगला सवाल है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे। सवाल क्या है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे। ऑप्शन है राजीव रंजन सिन्हा, राय बहादुर सतीश चंद्र, राजेंद्र प्रसाद, एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। जिस एग्जाम में पूछा गया यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राय बहादुर सतीश चंद्र। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद में 29 सदस्य थे। सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता था और कुछ को मनोनीत भी किया जाता था। राज्यपाल के आदेश से राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा इसके अध्यक्ष बने। बाद में राजीव रंजन सिन्हा को इसका उपाध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, राय बहादुर सतीश चंद्र। चलिए, अगला सवाल है, बिहार दिवस मनाया जाता है, बिहार दिवस मनाया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, बताना है कि क्यों मनाया जाता है। तो अगर अभी तक हमारा लेक्चर अगर ध्यान से सुने होंगे तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। ठीक है, और आसानी से इसका आंसर आप बता पाएंगे अगर सही से ध्यान से लेक्चर मेरा सुने होंगे तो। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में, ठीक है, या फिर मार्च को कलकत्ता प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में, या फिर 22 मार्च को मुगल प्रेसिडेंसी से अलग होने की स्मृति में, एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आसान सा ऑप्शन है ना, क्या हो जाएगा ये ऑप्शन, 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में। ठीक है, याद होगा 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार और उड़ीसा अलग प्रांत बना था और फिर बाद में बिहार से उड़ीसा अलग हो गया था कब, 1936 में। ठीक है, इसके बाद फिर 2000 में अलग हो गया झारखंड बिहार से। ठीक, तो 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार अलग हुआ था। ठीक है, इसी उपलक्ष्य में हम लोग हर वर्ष 22 मार्च को क्या मनाते हैं, बिहार दिवस मनाते हैं। ठीक ना, चलिए अगला सवाल है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था। सवाल है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था, 1932, 34, 30, एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। और ये बीपीएससी टीआरई 3.0 6 to 8 के री एग्जाम जो हुआ था ना उसमें पूछा गया था ये सवाल।
ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन 1934। सभी को पता होगा मई 1934 ईस्वी को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया एवं आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा की गई थी। ठीक है ना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तो ये था महत्वपूर्ण 24 प्रश्न। अगर ये सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।